गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या शॉर्ट में NCTE के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक विभिन्न परीक्षाओं में, फिर वो चाहे NTUGC नेट हो, CTET हो, UP TET हो, सुपर टेट हो या फिर DLED सेमेस्टर एग्जाम हो, इन सारी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित कई सारे प्रश्न हम लोगों को निरंतर देखने को मिलते रहे हैं। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इस स्वतंत्रता के पश्चात कई सारे सारे आयोग हम लोगों को देखने को मिले। चाहे वो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग हो जिसे हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र भारत का दूसरा जो प्रमुख आयोग था वो माध्यमिक शिक्षा आयोग या जिसे हम मुदालियर आयोग के नाम से हैं। स्वतंत्र भारत का जो तीसरा आयोग था वो हम लोग का कोठारी आयोग या जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। तो ये सारे आयोग आए तो इन आयोगों के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित सुधारों को लेकर ज्यादा बल दिया गया या शिक्षा में व्याप्त, परंतु इनमें से किसी भी आयोग के द्वारा औपचारिक रूप से शिक्षकों से संबंधित कोई भी ज़्यादा सुझाव शामिल नहीं किया गया, क्योंकि शिक्षा का संपूर्ण दायित्व कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक अध्यापक के ऊपर होता है। एक अध्यापक चाहे तो बेहतर ढंग से सारी चीज़ों को कर सकता है। तो इतने सारे आयोगों के आने के बाद ऐसा कोई भी आयोग नहीं था जिसने अध्यापकों की शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सुझावों को शामिल किया हो। तो इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर 1973 में एक आयोग या एक परिषद का गठन किया गया जिसे हम लोग NCTE के नाम से जानते हैं। तो जो NCTE की स्थापना है वो 1973 में की गई। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हम लोग का नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और जो इसे जो स्वायत्तता प्राप्त हुई वो दिसंबर 1993 में NCT एक्ट 1993 के तहत। अब ये स्वायत्तता क्या होती है? स्वायत्तता मीन्स होता है हम लोग का कहीं ना कहीं सख्ती से लगा जाता है, पावर से लगा जाता है। तो यहाँ पे स्वायत्तता की आवश्यकता क्या थी? तो जो NCT संस्था को जब इससे स्वायत्तता प्राप्त हो गई तो कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र हो गई। केंद्र सरकार ने इसे स्वतंत्रता प्रदान कर दी कि अपनी क्षमता के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों का निर्धारण कर सके जिसमें किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो 1993 में इस संस्था को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई और 1995 में इस संस्था के द्वारा विधिवत ढंग से कार्य प्रारंभ कर दिया गया। तो ये मुख्य बातें हो गई, कहीं ना कहीं इसका इंट्रो हो गया एक तरीके से कि जो NCT इसकी स्थापना 1973 में की गई, इसको स्वायत्तता 1993 में प्रदान किया गया और इसने जो कार्य करना प्रारंभ किया वो किया 1995 में। अब जो NCT का जो मुख्यालय या जो हेडक्वार्टर है वो NCT का मुख्यालय हम लोग का न्यू दिल्ली में। NCT का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, तथा इसके 4 जो है रीजनल सेंटर हैं या 4 इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसके माध्यम से ये संपूर्ण भारत में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्रों में कार्यों का संपादन करती है। तो टोटल इसका एक मुख्यालय हो गया नई दिल्ली में और 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय। इन सारे चीज़ों को मिलाकर इन्होंने जो क्षेत्रीय कार्यालय बनाए हैं जो कहीं ना कहीं दिशाओं के आधार पर बनाए हैं जिससे संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल को कवर किया जा सके। तो जो 4 जो क्षेत्रीय कार्यालय उसके विषय में पहले हम लोग जानते हैं। तो इसका जो पहला जो उत्तरी क्षेत्र का जो कार्यालय है वो है इसका जयपुर में, और जो दक्षिणी क्षेत्र का कार्यालय है वो है बेंगलोर में, और पूर्वी क्षेत्र का कार्यालय है भुवनेश्वर में, और जो पश्चिमी क्षेत्र का कार्यालय है वो है इसका भोपाल में। तो NCT का मुख्यालय हो गया, इसका मुख्यालय हो गया न्यू दिल्ली में, और साथ ही साथ जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए वो जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर और भोपाल। इन्हीं से कई सारे प्रश्न हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं इनमें सदस्यों की संख्या। तो जो NCT की जो कमेटी है या NCT की जो परिषद, इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या है वो है 55। कुल इसमें सदस्य होते हैं जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें पूर्णकालीन सदस्य, तो जो पूर्णकालीन सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 3। इसमें कौन कौन होता है? उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है। इन तीनों लोगों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। यानी जो पूर्णकालीन अधिकारी हैं 55 में से 3 सदस्य ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूर्णकालीन है। इनकी संख्या 3 है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, और इनका कार्यकाल भी क्या है? निश्चित है। इन सारे लोगों का कार्यकाल या तीनों लोगों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त 52 और भी सदस्य होते हैं जिसमें कुछ सदस्य पदेन सदस्य और कुछ सदस्य मनोनीत सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। अब पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य क्या होता है इसके विषय में हम लोग जानते हैं।
तो जो पदेन सदस्य हैं यानी किसी संबंधित संस्था में पद पे रहने वाला व्यक्ति, इसका क्या हो जाएगा, पदेन सदस्य हो जाएगा। मान लीजिए एनसीटीई का जो इसके पदेन सदस्य की बात हम लोग करते हैं, जैसे यूजीसी का जो चेयरमैन है वो उसका क्या है, पदेन सदस्य। मान लीजिए आज की डेट में जो यूजीसी का चेयरमैन है वो इसका क्या होगा, वो इसका कहीं ना कहीं सदस्य होगा। और मान लीजिए 6 माह के बाद उस सदस्य को रिटायर हो जाए या उस सदस्य को बदल दिया जाए, जो जो नया व्यक्ति होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका सदस्य बन जाएगा। और दूसरा होते हैं हम लोग के मनोनीत सदस्य, या मनोनीत सदस्य को हम लोग बोलते हैं नॉमिनेट कैंडिडेट। तो नॉमिनेट कैंडिडेट वो होते हैं जिनको कहीं ना कहीं इस क्षेत्र विशेष में या शिक्षकों से शिक्षा के क्षेत्र विशेष में कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं इसके, तो पदेन सदस्यों में जो आएगा, पदेन सदस्य में पहला हो गया इसमें केंद्रीय सरकार का शिक्षक सचिव। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो शिक्षा सचिव है वो इसका सदस्य होगा। यूजीसी का अध्यक्ष यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो इसका सचिव होगा। साथ ही में एनसीईआरटी का निर्देशक यानी नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका जो निर्देशक होगा वो किसका क्या होगा, वो इसका हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा। साथ ही साथ में न्यूपा यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो न्यूपा का जो निर्देशक होगा वो भी इसका सदस्य होगा। साथ ही साथ में सीबीएसई का अध्यक्ष जो यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका जो अध्यक्ष होगा वो भी इसका सदस्य होगा। कैसा सदस्य होगा, ये पद पे रहने वाला सदस्य है, ये पदेन सदस्य होगा। साथ ही साथ में योजना आयोग का परामर्शदाता यानी योजना आयोग यानी वर्तमान समय जैसे हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं, तो नीति आयोग या फिर योजना आयोग का परामर्शदाता भी क्या होगा, परामर्शदाता भी इसका सदस्य होगा। साथ ही साथ में वित्त सलाहकार यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वित्त सलाहकार है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो भी इसका सदस्य होगा। और साथ ही साथ में एआईसीटीई का सेक्रेटरी भी इसका सदस्य होगा। अब एआईसीटी क्या है, एआईसीटी हम लोग की ऑल इंडिया जो एआईसीटी है वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो इसका जो सेक्रेटरी है वो भी इसका सदस्य होगा। और साथ ही साथ में जितने भी 4 क्षेत्रीय कार्यालय मैंने बताए हैं उन 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के जो भी अध्यक्ष होंगे वो भी इसके पदेन सदस्यों के रूप में शामिल हो जाएंगे। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इसके मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य यानी जो नॉमिनेट किए जाते हैं, अभी मैंने बताया हुआ था पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्यों में 3 सदस्य संसद से होंगे, जो भारत की लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो भारत की संसद बनती है उसमें से 3 लोग इस संसद से चुने जाएंगे। और 3 सदस्य होंगे प्राथमिक माध्यमिक एवं प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों से, यानी 3 सदस्य हो गए संसद से और 3 ऐसे सदस्य हो गए जो प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या किसी प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों से संबंधित व्यक्ति होंगे। आगे बढ़ते 9 सदस्य होंगे प्रांतीय सरकारों में प्रतिनिधित्व करने वालों से, यानी जो राज्य सरकारें, जो राज्य सरकारें हम लोगों की, उन राज्य सरकारों में से 9 सदस्यों को चुना जाएगा जो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो 13 सदस्य हैं वो विभिन्न प्रकार की शिक्षा के विशेषज्ञों में से चुने जाते हैं, यानी जो 13 सदस्य होंगे वो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेष कहीं ना कहीं नॉलेज है या विशेष अनुभव है, उन व्यक्तियों को भी इसका मनोनीत सदस्य कर दिया जाएगा। और इन मनोनीत जितने भी सदस्य हैं, इन मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, जो हम लोगों के पूर्णकालीन अधिकारी हैं उनका 4 वर्ष का कार्यकाल होगा, और जो पदेन सदस्य हैं वो जब तक उस पद पे मौजूद हैं तब तक वो इसके सदस्य रहेंगे, और जो नॉमिनेट सदस्य हैं यानी जो मनोनीत सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अब आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के उद्देश्य एवं कार्य। तो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा थी या एनसीटीई थी, इसका जो है, तो इस एनसीटी का जो उद्देश्य क्या है, तो मुख्य रूप से अगर इसकी हम बात करें तो एनसीटी का जो मुख्य उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं शिक्षकों की शिक्षा से संबंध था, यानी जो शिक्षकों की शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को जानना, उनको दूर करना, उनके लिए नीतियों का निर्धारण करना और तमाम तरह की उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिससे कहीं ना कहीं देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। तो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा है, इसके जो मुख्य उद्देश्य, उन कार्यों को मैंने कुछ क्रमबद्ध किया, तो आप उसको देखते हैं। तो पहला आ जाएगा शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकारों और यूजीसी एवं विश्वविद्यालयों को सलाह प्रदान करना, यानी जो एनसीटी है उसका जो मुख्य उद्देश्य है
वो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में के विभिन्न पहलुओं को प्रत्येक पक्ष में कहीं ना कहीं या प्रत्येक पक्ष के संबंध में केंद्र सरकारों को, राज्य सरकारों को, यूजीसी को एवं विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कहीं ना कहीं सलाह प्रदान करना कि अध्यापकों के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए। ऐसी सलाह किसको देना? इन सारे लोगों को देना। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सभी प्रकार की शिक्षक संस्थाओं के लिए मानदंड निर्धारित करना, या जितनी प्रकार की शिक्षक संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का काम करें, चाहे वो बीटीसी कॉलेज हो, बीएड कॉलेज हो, एमएड कॉलेज हो, या तमाम प्रकार के और जो भी कोर्स संचालित हैं, बीएलएड महाविद्यालय हैं, तो इन सारे में जो भी अध्यापकों की शिक्षा, जो प्रशिक्षुओं को शिक्षा दी जा रही है, उनसे संबंधित नॉर्म्स को निर्धारित करना या उनसे संबंधित नीतियों का निर्धारण करना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सभी प्रकार की शैक्षिक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना और साथ ही साथ में उनका वेतनमान निर्धारित करना। तो एनसीटी का जो एक मुख्य कार्य और हो जाएगा कि जितनी भी शिक्षा संस्थाएं हैं, इन शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले जो शिक्षक हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए या उनकी जो न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे वर्तमान समय अगर कोई बीएड का अध्यापक है तो उसे बीएड डिपार्टमेंट में शिक्षण कार्य करने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए? पीजी होना चाहिए। साथ में उसको संबंधित विषय से परा स्नातक के साथ साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या साथ ही साथ में अगर वो पीएचडी भी है तो भी वो कहीं ना कहीं प्रशिक्षक महाविद्यालय में टीचिंग कर सकता है। तो इसमें ये साफ साफ कहा गया है प्रशिक्षक संस्थाओं में न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करना, साथ ही साथ में उनका वेतन को निर्धारित करना, यानी जो उनकी सैलरी है कहीं ना कहीं वो निर्धारण करना। यानी कि कोई संस्था निर्धारित ये नहीं कर सकती। किसके द्वारा किया गया? ये एनसीटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना और समय समय पर नए पाठ्यक्रमों को शुरू करना। यानी जो भी अध्यापक प्रशिक्षण से लेकर जो भी संस्थान हैं, बीएड, बीटीसी, एमएड या जो भी हैं, उनके लिए पाठ्यक्रम कौन निर्धारित करता है? उनके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किसी विद्यालय या महाविद्यालय के द्वारा नहीं किया जाता। उनके लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण एनसीटी के अनुसार किया जाता है और साथ ही साथ में उसमें निरंतर नई नई चीज़ों को शामिल किया जाना। तो ये भी क्या है? ये भी एनसीटी का एक प्रमुख कार्य है। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना और उनके चयन की प्रक्रिया के संबंध में सलाह देना। यानी एनसीटी का एक मुख्य कार्य और है जो शिक्षकों के साथ साथ नीतियों का निर्धारण कर रहा है, साथ ही साथ में उन महाविद्यालयों में या उन विद्यालयों में पढ़ने वाले जो भी छात्र छात्राएं, उनकी न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना या उनकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए और उनके चयन की प्रक्रिया क्या होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बीएड है, तो बीएड की जो एनसीटी के अकॉर्डिंग जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या है? वो ग्रेजुएशन है कि आप चाहे बीएससी हो, चाहे बीए हो या बीकॉम है, या जिस भी विषय से आप या जिस भी स्ट्रीम से आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएट हैं, तो आप कहीं ना कहीं बीएड कर सकते हैं। अगर हम बीएलएड की बात करें तो बीएलएड के लिए जो न्यूनतम योग्यता वो क्या है? वो 12th है। अगर आप 12th हैं, चाहे वो मैथ्स से हैं, चाहे बायो से हैं, चाहे वो आप आर्ट्स से हैं, तो भी आप क्या बीएलएड में प्रवेश ले सकते हैं। और उनके चयन की प्रक्रिया क्या होगी? मान लीजिए बीएड में एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से चयन होता है व्यक्ति का, बीटीसी में भी मेरिट बेस पे चयन होता है, और बीएलएड बेस में यूनिवर्सिटी वाइज कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम भी वो करा देते हैं, यानी रिटन टेस्ट भी वो करा देते हैं। तो ये सारा निर्धारण किसके द्वारा किया जा रहा है? ये सब कुछ निर्धारण किया जा रहा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देश के सभी शिक्षा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना और किसी भी स्तर की शिक्षा के प्रसार में संतुलन को बनाए रखना। यानी देश में जो भी शिक्षा संस्थाएं मौजूद हैं, जितनी भी शिक्षण संस्थाएं मौजूद हैं जहाँ पे अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है, उनके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बनाना, यानी तालमेल को बनाना। मान लीजिए यूपी डीएलएड है, या उत्तर प्रदेश में जो बीएड चल रहा है, या मध्य प्रदेश में जो बीएड चल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ अलग होगा, वहाँ पे कुछ अलग होगा। हर जगह पे कहीं ना कहीं संस्थाओं के बीच में तालमेल को बनाना, या जिस प्रकार के जो प्रोसेस यहाँ का रहेगा वही प्रोसेस अदर स्टेट का भी रहेगा, क्योंकि ये सारे कहाँ से मान्यता प्राप्त है? ये सारे महाविद्यालय या विद्यालय सब कुछ जो है एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और साथ ही साथ में शिक्षा के प्रसार में संतुलन बनाना, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग बनना कि किस प्रकार से शिक्षकों को शिक्षा दी जाए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य और नवाचारों को बढ़ावा देना और शोध स्तर को उन्नत करना है। कहीं ना कहीं जो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च वर्क जो है
उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना कि अध्यापक शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और नवाचारों को बढ़ावा देना। नवाचार यानी हम लोग का इनोवेशन यानी नए नए विचारों को बढ़ावा देना, जिससे कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा सके, यानी अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये भी किसका कार्य हो जाएगा, ये भी एनसीटी का कार्य हो जाएगा कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे और नए नए विचारों को शामिल करने पर बल दे, और साथ ही साथ में शोध स्तर को बेहतर बनाए या शोध स्तर को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने वाला बनाए। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण करना, उन्हें सुधार के लिए सुझाव देना, या घटिया या मानक विहीन संस्थाओं की मान्यता को समाप्त करना। यानी जो अध्यापक शिक्षा जो एनसीटी है उसका एक और मुख्य कार्य है, जो अध्यापक शिक्षा संस्थाएं उनका कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन करना, और अगर उनमें कोई कमियां लगती हैं तो उनमें सुधार के लिए सुझाव देना, और साथ ही साथ में जो मानक विहीन संस्थाएं या जो बिल्कुल घटिया किस्म की संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की मान्यता को समाप्त करना। तो ये किसका कार्य होगा, ये एनसीटी का कार्य। एनसीटी समय समय पर विद्यालयों का ऑब्जर्वेशन करने के लिए कंटिन्यू टीमों को पहुंचाती रहती है। तो अगर उन टीमों ने मानक विहीन कहीं ना कहीं विद्यालय मान्यताओं मानकों के से हट के अगर कोई चीज़ पाई तो क्या हो सकता है, उनकी मान्यता समाप्त करने के लिए भी वो सुझाव दे सकते हैं, या कहीं ना कहीं उनको दूर करने का प्रयास भी के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना, नई नई जानकारी प्राप्त करना और उपयोगी तथ्यों का लाभ उठाना। यानी जो अध्यापक शिक्षा का जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्या संबंध स्थापित करना, उनसे कहीं ना कहीं तालमेल बनाना, और वहाँ से आने वाली जो भी नई नई जानकारी है, जो भी नई नई इन्फॉर्मेशन है, जो भी नई नई तकनीक है, उसका उन तथ्यों का लाभ उठाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना और इसके स्तर मान को बनाए रखना। यानी जो अध्यापक शिक्षा के संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार का व्यवसायीकरण को उसको रोकना, यानी कहीं ना कहीं उसमें किसी प्रकार की लूट घसूट ना मचे, किसी प्रकार की उसमें छात्रों से या जो प्रशिक्षु हैं उनसे उनके साथ में गलत बिहेव ना किया जाए, या उनसे किसी प्रकार का धन का अर्जन ना किया जाए। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को रोकना और साथ ही साथ में उसके स्तर को बेहतर बनाना। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षक शिक्षा के संबंध के लिए लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करना। यानी जो हम लोग की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई निर्णय लिए जाते हैं तो उन निर्णयों को संपूर्ण क्षेत्र विशेष में लागू कराना। तो ये कुछ पॉइंट थे जो अध्यापक शिक्षा से संबंधित थे हम लोगों के, जो एनसीटी के गाइडलाइंस के अंतर्गत हैं। तो ये हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कई सारे प्रश्न हम लोग के बन सकते हैं, जैसे एनसीटी का फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई, इसको स्वायत्तता कब प्राप्त हुई, इसने कार्य करना कब से प्रारंभ किया, इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कौन सा कार्यालय किस जगह है, सदस्यों की संख्या कितनी है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो एनसीटी का जो मेरे मुख्य उद्देश्य अगर बनता है तो कहीं ना कहीं अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं नीतियों का निर्धारण करना, अध्यापकों की स्थिति को बेहतर करना, या अध्यापक शिक्षा सुधार में बेहतर से बेहतर ढंग से कार्य करना। आई होप ये इस वीडियो के माध्यम से आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की और भी जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।